सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका मस्कुलेटरी सिस्टम होता है, बोले तो मांसपेशीय जो तंत्र होता है उसका आज अपन रिवीजन बैच लेके आए हैं, जिसमें वन लाइनर जो आपके क्वेश्चंस है उन सारी चीजों को अपन देख लेंगे। अब देखिए, मैं आपको ये चीज बता दूं, आप सबको पता है कि अपन लैब असिस्टेंट के लिए अपन ने रिवीजन बैच स्टार्ट किया। रिवीजन का मतलब अपन ये जो मस्कुलेटरी सिस्टम है इसको कंप्लीट रूप से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब वाले बटन पे जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको दो चैनल दिखाई दे होंगे। इस चैनल के ऊपर तो अपन जो भी आपकी रिवीजन क्लासेस है वो रहती है, और जो दूसरा चैनल दिख रहा है उसके ऊपर अपना जो कंप्लीट लैब असिस्टेंट का जूलॉजी का एंड बॉटनी का, बोले तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट आपको वहां मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी है तो जल्दी से क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम जस्ट आपके आने वाले हैं, 10 तारीख आने वाली है। तो चलिए फिर इस एक टॉपिक को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मस्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले यदि अपन बात करें तो यहां पर देखिए वही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा वन लाइनर का मतलब है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट मैंने वहां क्या लिख रखे हैं, आंसर लिख रखे हैं। आप सबको पता है कि अपन काफी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं जिसके अंदर आज अपना मस्कुलेटरी सिस्टम है। तो मस्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी मसल्स होती है, इन मसल्स की जो स्टडी है, बोले तो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो याद रखना कि जो मसल्स की स्टडी होती है उसको मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मायोलॉजी के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपकी जो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी होती है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है यानी मांसपेशियां होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, उनके नंबर कितने होते हैं। तो याद रखना लगभग आपके शरीर के अंदर 639 क्या होती है, आपके शरीर में लगभग क्या होती है, मांसपेशियों की संख्या होती है। जबकि अगला आ जाता है कि जो आपकी मांसपेशियां होती है, कंप्लीट आपका जो बॉडी वेट होता है उसका कितना परसेंट पार्ट बनाती है। तो याद रखना आपका जो कंप्लीट वेट होगा, फॉर एग्जांपल यदि अपन ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपका जो वेट है वो वेट मान लीजिए 100 केजी है। यदि आपका वेट 100 केजी है तो उस 100 केजी में लगभग 40 से 50 किलो जो वजन रहेगा आपका, वो किसका रहेगा, आपकी मांसपेशियों का रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका वेट है वो 50 किलो है, तो लगभग 25 से आपका 30% या 40% तक जो आपका वेट रहेगा, 25 से 30 तक का क्या रहेगा, जो वेट रहेगा वो आपके किसका रहेगा, मसल्स का रहेगा। अगला आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होता है, आपका ग्लूटिस, आपका मैक्सिमस होती है। जो कहां पाए जाते हैं, जो आपके हिप होते हैं, जो आपके कूल्हे होते हैं, वहां पर ये मांसपेशी आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, बस इन्हीं में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कहां देखने को मिलती है, जो आपके कूल्हे होते हैं वहां देखने को मिलते हैं। जबकि सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो जो आपका कान होता है, कान के अंदर जो आपका स्टेपियस, जो आपकी मसल्स होती है, जो आपकी स्टेपिस, जो आपकी बोन होती है ना, वहां पर जो मसल्स होती है उसको क्या बोला जाता है, स्टेपिडियस मसल्स बोला जाता है। जो क्या होती है, आपके कान में प्रेजेंट होती है, और जो क्या होती है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है। तो छोटी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी आ जाती है। तो याद रखना सबसे लंबी मांसपेशी है ये जांघ के अंदर पाई जाती है। देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि लंबी कौन सी है, बड़ी कौन सी, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या पूछा है, यहां पे क्वेश्चंस को देखिए सबसे बड़ी, तो कई लोग क्या करते हैं बड़ी और लंबी को एक ही कर लेते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है। सबसे बड़ी मांसपेशी तो कहां पाई जा रही है, आपके कूल्हे में पाई जा रही है, जबकि सबसे छोटी मांसपेशी आपकी जांघ में पाई जाती है, जिसको सर्टोरियस मसल्स के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें कि वजन के आधार पर, यदि आपके वजन के बेसिस पे बात करें तो सबसे मजबूत, या डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो मांसपेशी कौन सी होती है, तो यहां वजन तो क्या है, आपको मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दे सकता है। जबकि डायरेक्ट यही हो गया कि सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है, आपकी जबड़े की मांसपेशी होती है, वो कौन सी होती है, मेसेटर आपकी मसल होती है। आगे बात करें, वह मांसपेशी जो कभी भी नहीं थकती है, ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो कभी भी नहीं थकती है। तो याद रखना जो आपकी कार्डिक मांसपेशी होती है, बोले तो हृदय की मांसपेशी होती है, वो कभी भी नहीं थकती है, क्योंकि वो थक गई तो मान लीजिए आप थक गए।
आगे बात करें कि पेशी संकुचनशील इकाई कौन सी होती है, मतलब पेशी की जो मतलब यानी मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखना वो आपकी सार्कोमियर होती है। जबकि मांसपेशियों में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है, एक्टिन एंड आपका क्या होता है, मायोसिन। ये दो आपके प्रोटीन मांसपेशियों में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर तो आपको कंप्लीट क्या मिल रहे हैं, पूरी के पूरी जो क्लासेस मिल रही है, इसके साथ साथ में ये जो नोट्स वगैरह रहेंगे, इसके साथ में अब आपको पता है कि आपके एग्जाम के लगभग 5 से 6 दिन बचे हैं। ये जो आपके 5 से 6 दिन है, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीट है, वो सारी चीजें एंड नोट्स आपको कहां मिलेंगे, जो अपने प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिलेंगे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, दाधीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट जो आपका लैब असिस्टेंट रहेगा, इसके नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज होगी, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला आ जाता है कि मांसपेशियों में पाए जाने वाला जो रेड पिगमेंट होता है, लाल वर्णक होता है, वो कौन सा होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, मायोग्लोबिन होता है। जबकि बात करें पेशी संकुचन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कौन सी होती है, तो एनर्जी किसके रूप में चाहिए, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है, उत्तक कौन सा होता है, उसको क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा होता है, टेंडन होता है। अब मेरे को आप ये बताएंगे कि मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा होता है। ये तो अपन ने किसकी बात की है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला, मतलब जो आपका बोन होता है, इस बोन को मसल से जोड़ने वाला जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो तो टेंडन हो गया, लेकिन मसल्स एंड मसल्स तो आपस में जुड़ेगी ना, तो उसको जोड़ने वाला कौन सा होता है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक ऐसे ही हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा होता है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो मांसपेशियों में थकान किसके जमा होने से होती है, तो मांसपेशियों में थकान किस लिए होती है, जब आपके मांसपेशियों में जो लैक्टिक एसिड होता है, मान लीजिए कि लैक्टिक एसिड का मतलब ऑक्सीजन की यदि आपके शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। वो ये सारी चीजें अपने मसल वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, और जिस टाइम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे क्या होता है कि मतलब मान लीजिए आप काफी ज्यादा वर्कलोड कर रहे हैं, या मान लीजिए रात को कभी कभी आप सोते रहते हो, क्रैम्प वगैरह नहीं आता क्या, वो किसके कारण आता है, आपके लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, मांसपेशियों में थकान के कारण मांसपेशियां थक जाती है, उसके कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसी के कारण आपको क्रैम्प वगैरह या थोड़ा सा दर्द वगैरह क्या होता है, महसूस होता है। आगे बात करें, तो हमारे नियंत्रण में रहने वाली पेशी कौन सी होती है, तो हमारे नियंत्रण में रहने वाली पेशी कौन सी होती है, जिसको अपन वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। वॉलेंट्री का मतलब देखिए, एक तो होती है ऐच्छिक पेशियां, एक होती है अनैच्छिक, बोले तो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिनका अपने ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल स्केलेटन मसल्स, अब ये स्केलेटन मसल्स है, मैं चाहूं तो हाथ को इधर कर सकता हूं, इधर कर सकता हूं, ऊपर कर सकता हूं, नीचे आगे पीछे कर सकता हूं। तो ये जो मसल्स है मेरे कहने अकॉर्डिंग चल रही है, तो ऐसी मसल्स को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक, बोले तो वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करें, तो वो आ जाती है आपकी कार्डिक मसल्स आ गई, आपका इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर जो आपका लीवर वगैरह हो गया, स्टमक वगैरह हो गया, यहाँ की मसल्स। तो ये मसल्स अपने खुद के अकॉर्डिंग करेगी, ऐसे थोड़ी मैं हार्ट को कह दूंगा कि नहीं भाई तू 5 मिनट वेट, उसके बाद में तू धड़कना, तो वो ऐसा हो जाएगा, तो फिर तो अपना काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज आपने खाई है तो आप ऐसे थोड़ी नहीं कहोगे कि हाँ भाई अब तू डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाओ, वो सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग होगी। तो जो अपने खुद के अकॉर्डिंग होती है उनको क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है, बोले तो अनैच्छिक मसल्स उनको बोला जाता है। चलिए, आपको वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों में पता चल गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे नियंत्रण में न रहने वाली मच्छियां कौन, मतलब पेशी कौन सी होती है, मांसपेशी, उनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती है वो सारी की सारी कैसे होती है, स्मूथ मसल्स कहलाती है। आगे बात करें, आंतरिक अंगों की दीवार में पाई जाने वाली जो पेशियां होती है, आंतरिक अंग मतलब जो आपके अंदर जैसे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, तो अंदर की साइड में जो भी आपकी मांसपेशियां पाई जाती है वो सारी की सारी कैसी होती है, चिकनी होती है, बोले तो स्मूथ मसल्स होती है। जबकि पेशी तंतु को ढकने वाली यानी जो आपके मसल से फाइबर्स होते हैं, इन मसल से फाइबर्स को जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो कौन मतलब जो कवर करके रखती है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, तो
उसको सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। जबकि पेशी कोशिका को कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, मतलब जो आपकी मसल सेल रहेगी, उस मसल से सेल का जो साइटोप्लाज्म रहेगा, अब वहां पर उस मसल्स का जो मतलब जो भी उसमें लिक्विड रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी कोई मसल्स है, इस मसल्स के अंदर नॉर्मल यदि अपन सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है इसको क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक ऐसे ये कोई मसल्स है, इस मसल्स के अंदर भी लिक्विड भरा है। अब इस लिक्विड को यहां पर अपन साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये किसका है, ये आपका जो मतलब जो भी लिक्विड भरा हुआ है ये लिक्विड किसका है, आपके मसल्स का है। अब मसल्स को किसको बोलते हैं, सार्को से रिलेटेड आ गया। तो इस ये जो अब इसके अंदर भरा रहेगा लिक्विड, इसको यहां पर साइटोप्लाज्म नहीं बोल के क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। मतलब मसल्स के पास में खुद का साइटोप्लाज्म होता है और उसको क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो पेशी कोशिकाओं में जो आपका कैल्शियम का जो भंडार होता है वो भंडार कहां होता है, तो याद रखना वो कहां होता है, जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक ऐसे ही देखिए आपने देखा होगा कि काफी सारी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके अंदर आपका एक कौन सा आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। तो मसल्स के पास में भी खुद का एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर होता है, जिसका नाम अपन क्या बोलते हैं, एसआर के नाम से इसको जाना जाता है, बोले तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगला आ जाता है कि रिगर मोटर्स क्या होते हैं, रिगर मोटिन्स क्या होते हैं। रिगर मोटिन्स की बात करें तो रिगर मोटिन्स एक ऐसी प्रोसेस है जब कोई भी इंसान होता है उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में देखा होगा आपने कि उसका जो शरीर होता है वो शरीर काफी हार्ड हो जाता है, बोले तो कठोर हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या बोला जाता है, रिगर मोटिन्स बोला जाता है। तो याद रखना मृत्यु के बाद में यदि मांसपेशियों के अंदर क्या आ जाती है, अकड़न आ जाती है, इसको क्या बोला जाता है, रिगर मोटिन्स बोला जाता है, रिगर मोटिन्स बोला जाता है। आगे बात करें सब या कुछ नहीं का जो नियम होता है, यानी ऑल और नॉन लॉ है, ये किस चीज पर अप्लाई होता है, तो ये याद रखना आपका जो मसल से कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेशी संकुचन होता है, इसके ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। आगे बात करें पेशी संकुचन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो जो आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो आपका आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बात करें तो जो मायोफिलामेंट होते हैं, ये मायोफिलामेंट किसके बने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना मायोफिलामेंट होते हैं ये आपके एक्टिन एंड जो आपका मायोसिन होता है, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं जो आपके मायोफिलामेंट होते हैं। जबकि मुस्कुराने के लिए, अब आप थोड़ी सी जिस टाइम पे स्माइल करते हैं, अब अभी भी आप स्माइल कर रहे होंगे, तो ये जो आप स्माइल कर रहे हैं, इस स्माइल के लिए भी एक मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। उस मसल्स का नाम है जाइगोमेटिकस मेजर। जो आपकी मसल्स होती है ये आपकी जो मुस्कुराहट होती है, इस मुस्कुराहट के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए आगे बात करते हैं। ये वाली स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सार्कोमियर का जो सबसे गहरा जो बेंड होता है वो बेंड कौन सा होता है, आपका ए बेंड होता है। कौन सा होता है, आपका ए बेंड होता है। जबकि सार्कोमियर का जो सबसे हल्का बेंड होता है, आपने जिस टाइम पे मैंने पूरी की पूरी जो मसल से कॉन्ट्रैक्शन आपको बताया था, उस मसल से कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, उस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया था, वहां पर कौन सा बेंड क्या करता है और कौन सा क्या करता है, वो सारी की सारी मैंने आपको चीज बनाई थी। तो यहां पर जो सबसे गहरा बेंड होगा तो ये वाला कौन सा होता है, आपका ए बेंड हो जाता है, जो सबसे गहरा आपको दिखाई दे रहा है। जबकि जो सार्कोमियर का सबसे हल्का बेंड कौन सा होता है, ये आपका क्या हो जाते हैं, सबसे हल्के बेंड हो जाते हैं, जिसको आई बेंड बोला जाता है। अब याद रखना कि आई बेंड के बीच में से एक रेखा निकलती है। अब ये यहां से यहां ये क्या हो गया, आई बेंड, इनके बीच में ये जो रेखा निकल रही है, इस रेखा को क्या बोला जाता है, जेड बेंड बोला जाता है। बस ये यदि देखिए आपको समझना है, यदि आप जूलॉजी वगैरह के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी वगैरह के, तब तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि आप मैथमेटिक्स के हैं तो आपको समझने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आपके जीवन में कभी भी कोई चीज काम नहीं आएगी। तो आप बस इनको याद कर सकते हैं कि कौन सा बेंड कब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आप समझने के लिए आप उत्सुक है तो सीधी सी बात है, जो अपने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के, है ना, मस्कुलर सिस्टम के, उसके अंदर जाइए, कंप्लीट रूप से मैंने कौन सा बेंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे काम करता है, हर एक चीज अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगला आ जाता है कि जो आपका ए बेंड का जो केंद्रक क्षेत्र होता है,
वो कौन सा होता है, आपका एच जोन होता है। एंड एच जोन के केंद्र की जो रेखा होती है उस रेखा को क्या बोला जाता है, एम लाइन बोला जाता है, एम रेखा बोला जाता है। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जो आपका एक्टिन पर जो आपका नियामक प्रोटीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिन के ऊपर जो नियामक प्रोटीन होता है, बोले तो रेगुलेटरी जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करें तो कंकाल पेशी क्या रेखित होती है, यानी जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती है क्या स्टेरिट होती है, बोले तो रेखीय होती है। तो बिल्कुल ये क्या होती है, आपकी रेखित पेशी होती है। एंड क्या आपकी जो चिकनी पेशी होती है, स्मूथ मसल्स होती है, वो भी आपकी रेखित होती है। तो स्मूथ मसल्स होती है ये आपकी रेखित नहीं होती है। जबकि पेशियों में जो वायवीय श्वसन होता है, इस वायवीय श्वसन से क्या बनता है, तो मसल्स में जो वायवीय श्वसन होता है, एनएरोबिक कंडीशन यानी अवायवीय श्वसन में तो आपका लैक्टिक एसिड बन रहा था, लेकिन यहां किसकी बात कर रहे हैं, अपने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, बोले तो वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। वायवीय श्वसन में आपका CO2 एंड क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात देखिए, अगला आगे ना कि मांसपेशियों में जो अवायवीय श्वसन है, इस अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, तो इससे आपका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये भी दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आ जाता है कि पेशी तंतुओं के जो गुच्छे होते हैं, उन गुच्छों को क्या बोला जाता है, उनको फोसिलस के नाम से जाना जाता है। अगला आता है फोसिलस के चारों ओर जो आपका उत्तक होता है, उस उत्तक को क्या बोला जाता है, तो उसको पेरीमाइसियम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पेशी उत्तक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मसल्स फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला आ जाता है माइस्थेनिया जो आपका ग्रेविस होता है। ये क्या है, तो याद रखना, माइस्थेनिया जो ग्रेविस होता है ये एक तरह का ऑटो इम्यून मस्कुलर क्या होता है, आपका डिसऑर्डर होता है। बोले तो ऑटो इम्यून पेशी क्या होता है, एक तरह का आपका विकार होता है। जबकि मांसपेशियों के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन होता है, आपका ग्लाइकोजन होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी चीज वगैरह खाते हैं ना, अब मान लीजिए कि आपको भूख थी एक रोटी की, अब आपने रोटी क्या खा ली, 2 खा ली, 3 रोटी खा ली, तो अब जो आपने एक्स्ट्रा चीज खाई है वो एक्स्ट्रा चीज आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर रहेगी। वो जिस रूप में स्टोर रहेगी उस रूप को अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर रहती है। जब भी शरीर को इसकी जरूरत वगैरह पड़ती है तब ये वापस ग्लूकोज के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अगला आ जाता है कि पेशी कार्य के दौरान एटीपी होती है, ये एटीपी किस में बदल जाती है, तो ये एटीपी याद रखना, एटीपी हमेशा होती है वो एडीपी के अंदर एंड एक क्या होता है, फोस्फेट समूह के अंदर क्या हो जाती है, आपकी कन्वर्ट हो जाती है। बोले तो एक फोस्फेट समूह हो जाता है, तो एटीपी से किसका हो जाता है, आपका एडीपी बन जाती है। बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। आगे बात करें तो जो आपका ऑक्सीजन डेबिट होती है ये कब होती है, मतलब ऑक्सीजन होती है ये डेबिट किस दौरान होती है, तो ऑक्सीजन डेबिट कब होगी, जब आप काफी ज्यादा हेवी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम पे। फिर आ जाता है कि जो कुल्हे की मांसपेशी होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्लूटियस बोला जाता है। सीने के अंदर जो आपकी मांसपेशी होती है उसको क्या बोला जाता है, पेक्टोरलिस आपका मेजर के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आता है कंधे में इंजेक्शन लगाने वाली ये जो आपका कंधा होता है, आपने देखा होगा कई बार कंधे पे यहां पर इंजेक्शन लगता है, तो जहां पर जिस पेशी पे इंजेक्शन लगता है उसको क्या बोला जाता है, डेल्टाइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लैब असिस्टेंट का कंप्लीट जो आपका स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चंस है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे आ जाते हैं कि कंकाल पेशी जो तंतुओं का आकार होता है ये आकार कैसे होता है, बोले तो जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती है इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है आपका सिलेंड्रिकल होता है, बोले तो बेलनाकार होता है। जबकि कंकाल पेशी क्या होती है, बहुन्यूक्लिएटेड होती है, बोले तो क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल जो आपकी कंकाल पेशी होती है उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि जो आपकी स्मूथ पेशियां होती है यानी जो आपकी स्मूथ मसल्स होती है क्या वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल जो आपकी मसल्स होती है कौन सी, चिकनी वाली मसल्स, वो कौन सी होती है, आपकी
यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, बोले तो एक केंद्र की होती है। जबकि हृदय की पेशी होती है, क्या हृदय की पेशियां ब्रांच के रूप में देखने को मिलेंगी, ब्रांचिंग देखने को मिलेगी? बिल्कुल हृदय की पेशियां ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। ये जो सारी की सारी चीजें कैसे होती है कैसे नहीं होती है, सारी मैंने लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर आपको बता रखा है कि कौन सी मसल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस देखने को मिलेंगी, कौन सी मसल ब्रांच के रूप में रहेगी, सारी चीज मैंने बता रखी है चिकनी मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स के बारे में। अगला आ जाता है इंटरकेलेटेड जो आपका डिस्क होती है, यह कहां पाई जाती है? तो ये याद रखना, जो आपकी कार्डिक मसल्स होती है, हृदय की पेशियां होती है, वहां पर देखने को मिल जाती है। जबकि जो आपका टेंडन है, इस टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाए, बोले तो सूजन आ जाए, तो इस प्रोसेस को टेंडोनाइटिस के नाम से जाना जाता है। माथे पर पाई जाने वाली जो पेशी है, जो आपके माथे पर पाई जाती है, तो ये कौन सी होती है? फ्रंटल मसल्स होती है। तो यहां पर फ्रंटल बोन होती है। अब यहां पर जो मसल्स होगी उसको क्या बोलेंगे? फ्रंटालिस मसल्स के नाम से इसको जाना जाता है। अगला आ जाता है विरोध पेशी होती है। इसका काम क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या रहेगा। एंटागोनिस्टिक जो मसल्स होती है उसका काम क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा? एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के विपरीत क्या करती है, ये मसल्स आपकी काम करती है। जबकि सफेद पेशी तंतु किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये तेज और छोटी जो आपकी गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों के लिए जो आपका व्हाइट मसल्स फाइबर होता है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जबकि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट जो आपकी थ्योरी होती है, ये आपके हेक्सले नामक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा दी गई है। जबकि मांसपेशियों का उपयोग न करने से क्या होता है? तो मांसपेशियों का उपयोग यदि आप नहीं करते हैं तो एट्रोफी हो जाती है, बोले तो क्षय आपको हो जाता है, इनकी कमी हो जाती है। आगे बात करें, मांसपेशियों की अत्यधिक वृद्धि होती है। यदि मांसपेशियां अत्यधिक ग्रोथ कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपरट्रोफी के नाम से बोला जाता है। हाइपरट्रोफी के नाम से इसको बोला जाता है। आगे आ जाता है कि लाल पेशी तंतुओं में क्या अधिक होता है? तो जो लाल पेशी तंतु होते हैं उनमें हमेशा याद रखना, आपका मायोग्लोबिन एंड जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, जहां पर भी रेड मसल्स होती है, उन रेड मसल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हृदय हो गया, हार्ट हो गया, यहां पर ये क्या होती है? लाल कलर में होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी एंड मायोग्लोबिन होगी, ये आपको सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर देखने को मिल जाएगी। जबकि जो पेशीटोन होता है, ये पेशीटोन क्या होता है? मसल्स टोन क्या होता है? तो मसल टोन याद रखना, अत्यधिक मतलब जो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आती है, उस स्टेज को क्या बोला जाता है? मसल्स टोन के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है टिटनस किसके कारण होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका टिटनस होता है, ये टिटनस किसके कारण होता है? कि जो आपका मसल्स के अंदर कंटिन्यू क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस हो रही है, उसके कारण आपको क्या हो सकता है? टिटनस हो सकता है। कि टिटनस का ये क्या होता है? आपका रीजन हो। देखिए, टिटनस होता वैसे बैक्टीरिया वगैरह से है, अब कौन से होता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो मसल्स होती है, ये मसल्स से कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, तो क्या आ जाती है? मसल्स के अंदर अकड़न आपको महसूस हो जाती है, और अकड़न ही क्या है? आपका एक तरह से टिटनस बोल सकते हैं। चलिए, अगला आ जाता है मायोपैथी क्या होती है? मायोपैथी क्या होती है? मायोपैथी को बोला जाता है मसल्स, क्योंकि मायो का मतलब क्या होता है? मसल से, पैथी का मतलब कोई ना कोई आपकी डिजीज से हो जाता है, बीमारी से हो जाता है। तो मायोपैथी आपका क्या हो गया कि मसल से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसको मायोपैथी के नाम से जानेंगे। अगला आ जाता है कि श्वसन के लिए जो मुख्य पेशी होती है वो कौन सी होती है? तो श्वसन के लिए जो मेन या ना ब्रीथिंग के लिए जो आपकी मेन मसल्स रहेगी वो कौन सी होती है? आपका डायफ्राम होता है। जबकि मानव के चेहरे पर कुल कितनी आपकी मांसपेशियां होती हैं? तो याद रखना, मानव के चेहरे पर कितनी होती हैं? आपकी 43 क्या होती है? मांसपेशियां होती हैं। जबकि हृदय की मांसपेशी को क्या बोलेंगे? जो हृदय की मांसपेशी होती है उसको मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। जबकि तंत्रिका पेशी जोड़ पर जो संदेश वाहक होता है, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर एंड जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो आपका कौन करता है? एसाइल कोलिनिन करता है। एंड ये वेरी वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा।
चलिए अगला आ जाता है कि पेशी तंतु बोले तो थिन फिलामेंट कौन सा होता है। तो थिन फिलामेंट हमेशा एक्टिन रहेगा, जबकि जो मोटा फिलामेंट रहेगा बोले तो थिक फिलामेंट रहेगा वो आपका मायोसिन रहेगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड दो जो आपकी जोड़ लाइनें होती हैं, यानी दो आपकी जेड लाइनें होती हैं, इन जेड लाइनों के बीच का जो स्थान होता है उस स्थान को सार्कोमेर के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये अपन ने कंप्लीट जो आपका मस्कुलेटरी सिस्टम है, इस मस्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को अपन ने देख लिया। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी थ्योरी के अंदर मैंने अच्छे से बता रखा है। जो मेन ज्यादा चांस है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ये और भी सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन एक बार जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एंड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।